चलो आगे बढ़े। चलो shall we proceed? Write down. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग for the purpose of accounting, AS 13 classifies investment into two categories. Yes, come in. For the purpose of accounting, AS 13 classifies investment into two categories. तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखो, अकाउंटिंग करने के लिए AS 13 ने जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करो, आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोग सिल्वर खरीद सकते हो, आप लोग शेयर्स खरीद सकते हो, आप लोग डिबेंचर्स खरीद सकते हो, या फिर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बिल्डिंग, लैंड, राइट, या फिर आप बिटकॉइंस खरीद सकते हो, वर्चुअल करेंसी खरीद सकते हो, राइट। देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। यस, कमिंग। देयर आर एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप चाहे इन्वेस्टमेंट कोई भी करो, वो सिर्फ दो कैटेगरी में बांटनी है अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं तो करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म नहीं बोलना है, क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब ऐसा क्यों किया AS 13 ने, वो पहले समझ लो। आगे जाके इन दोनों की अकाउंटिंग बदलने वाली है। करंट इन्वेस्टमेंट के लिए ये रास्ता यूज करो, लॉन्ग टर्म के लिए ये रास्ता यूज करो। करंट नॉन करंट भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हो, बट जो चीजें AS में यूज हुई है वही चीजें हमें यूज करनी है आंसर लिखते समय। तो अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर वन, करंट इन्वेस्टमेंट, एंड नंबर टू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिलहाल आपको बस इतना समझना है, करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होने वाला है, लॉन्ग टर्म का अलग होने वाला है। रीजंस भी बाद में देखेंगे, पहले इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। मतलब AS 13 ने अब अकाउंटिंग दो पार्ट्स में कर दिया। जो करंट इन्वेस्टमेंट वाले सब, जो कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट है वो सब एक जगह पे, इनको ये ट्रीटमेंट फॉलो करो। जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इनको ये ट्रीटमेंट फॉलो करो। लेकिन पहले समझना पड़ेगा ना कि किसको करंट बोलो और किसको लॉन्ग टर्म बोलो, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की एक ही एंट्री जानता हूं, क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जैसे ही आप खरीदते हो, यू हैव टू कैटेगराइज इट एज अ करंट, लॉन्ग टर्म। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट हियर, राइट। तो लिखेंगे मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। इसी पॉइंट में कंटिन्यू करते हैं, मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान देंगे सब लोग, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में कब बोलो? एनी इन्वेस्टमेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज करंट, दो कंडीशंस है। व्हेन इट इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश, व्हेन इट इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश, and it is intended to be used for it is intended to be held for less than
12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स। दोनों एस्पेक्ट्स हमें यहां पे चेक करके देखने जरूरी है, ठीक है ना। इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड। क्या गोल्ड रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है? मतलब क्या, इनडायरेक्टली आप उसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? इमीडिएटली इन द सेंस अभी के अभी नहीं, हम थोड़ी जीनी है कैश। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? इमीडिएटली का मतलब ऐसा नहीं है कि कैश आ गया, कैश दुकान में जाना पड़ेगा, गोल्ड हैंडओवर करना पड़ेगा, कैश मिल सकता है क्या? ऑन द अदर हैंड लैंड, मान लो मेरे पास 2 करोड़ की जमीन है एंड आई वांट टू सेल इट राइट नाउ, कैन आई सेल इट? आप जैसे अमीर लोगों के पास आ जाओगे तो हो जाएगा, बट फिर भी कुछ तो समय लगेगा ना। मतलब मान लो आपके पास पैसा भी है तो आप क्या करोगे? पहले वकील के ऑफिस में जाओगे, फिर लैंड के ओरिजिनल पेपर्स मंगवाओगे, चेक करोगे, उसमें वकील गया होगा कहीं घूमने तो काम रुकेगा, फिर वो लैंड खरीदने का मुझे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, पैसे 1 करोड़ के जमाने पड़ेंगे, बरोबर है कि नहीं? तो इट इज नॉट रेडिली रियलाइजेबल इन कैश, इट विल टेक सम टाइम। आर यू गेटिंग इट और नॉट? इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं 2-3 करोड़ का अगर कोई डील करना है तो उसके लिए पहले कस्टमर ढूंढने के लिए 2-3 महीने लगते हैं। भले ही किसी के पास पैसा इतना हो सकता है बट उसको उस लैंड में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। वो आएगा, देखेगा वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये इस कोने में है, वो उस कोने में है, रहने दो, ऐसे हजारों लफड़े वहां पे। इज इट राइट और नॉट? तो लैंड एक ऐसा एसेट है जो इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बराबर है क्या? तो करंट इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलेंगे? जो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है। शेयर्स बोलो, आर दे रेडिली रियलाइजेबल इन कैश? डिपेंड्स कि कौन से कंपनी के, ठीक है। कोल्हापुर में मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर है आपके पास, आप बेचना चाहते हो, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, सच में कंपनी अच्छी है, कोई इंटरेस्टेड है तो खरीदेगा, लेकिन वो जांच पड़ताल खरीद करके खरीदेगा। ऑन द अदर हैंड लिस्टेड कंपनी के शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, यस बैंक का शेयर खरीदोगे क्या? अरे खरीदो नहीं, देख लेना, आंसू देख। एनीवे, तो यस बैंक का शेयर जब चाहिए बेचा जा सकता है, राइट? अब भी मेरे पास है, बेच के दिखाऊं? मैं नहीं बेचूंगा। एनीवे, देन इट इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। मतलब ऐसा नहीं है कि हर गोल्ड ही सिर्फ रेडिली रियलाइजेबल है, शेयर्स भी तो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है अगर वो लिस्टेड है तो। आर यू गेटिंग इट? यानी हमें कंडीशन क्या देखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है देन इट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट। और उसमें और एक कंडीशन है, एंड है, एंड, ओके, लिख के देता हूं मैं, एंड है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही उसको करंट इन्वेस्टमेंट मानना है। अब यस बैंक के शेयर मैंने 2017 में खरीदे थे, रेडिली रियलाइजेबल है। अर्लियर माई इंटेंशन वॉज टू होल्ड इट फॉर 20 years. Now my intention is to hold it for 30 years. Are you getting it? 30 more, बिकॉज मेरा तो अभी लॉस में है शेयर, बट फिर भी मैं इसको होल्ड करना चाहता था पहले से यस बैंक के शेयर्स मैंने होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। बात को जरा समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं। किसी भी पहला मुद्दा समझ लो, AS 13 ने क्या बोला? अकाउंटिंग सीखना है? अरे हाँ बोलो ना। हाँ, तो आ जाओ, इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में बांटो। बोलो कौन से 2 पार्ट्स है? करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आ जाओ करंट इन्वेस्टमेंट बताता हूं। करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन, पहले ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, देखो। तो मैं बात कर रहा हूं शेयर्स की, रेडिली रियलाइजेबल कैश है, लिस्टेड कंपनी के शेयर से, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हुआ है, रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। ऑफ कोर्स कभी कभार कुछ कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड होते हैं लेकिन उसमें कोई ट्रेड नहीं करता है, तो वो भी देखना जरूरी है कि रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है कि नहीं है। हाँ है। दूसरा कंडीशन, एंड इट इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड बाय दैट एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड लेस देन 12 months। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको होल्ड करने का इंटेंशन क्या है वो देखना है। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, फैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। मुझे अकाउंटिंग करते समय इंटेंशन के हिसाब से चलना है। तो मैंने यस बैंक के शेयर्स मान लो 300 रुपए में खरीदे थे, ठीक है, बहुत ही दुख भरी कहानी है, धीरे धीरे समझाऊंगा।
300 में खरीदे थे, ठीक है, दैट टाइम माय इंटेंशन वाज टू होल्ड इट फॉर से 10 इयर्स, तो एट दैट टाइम मैंने क्या क्लासिफाई किया होगा उस इन्वेस्टमेंट को? करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई किया होगा, बिकॉज मेरा भले ही वो रेडिली रियलाइजेबल है, बट मेरा इंटेंशन सेकंड कंडीशन मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको लॉन्ग टर्म क्लासिफाई करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से अकाउंटिंग किया मेरे बुक्स में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बट मान लो वो शेयर की प्राइस बीच में ही गिर गई, गिर गई मतलब इतनी गिर गई कि गिरना क्या होता है उससे खराब एग्जाम्पल दे नहीं सकते हम लोग ठीक है, इतनी खराब तरीके से गिर गई, तो मान लो मेरा इंटेंशन बदल गया और मैंने उसको बेच ही दिया इमीडिएटली, तो बेचा तो बात खत्म। जरूरी नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, जरूरी यह है कि इंटेंशन देखो। आर यू गेटिंग इट? मान लो प्राइस बढ़ा तो मैं बीच में बेच भी सकता हूं, नहीं तो अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट का और वो सेल परचेस का कोई संबंध नहीं है। नहीं तो हरीश आके बोलेगा सर आपने इसको लॉन्ग टर्म बोला है अकाउंट्स में, आप इसको बेच नहीं सकते हो, फायदा छोड़ दो। ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग करने के लिए हमारा इंटेंशन देखना है, बट बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो डिपेंड करता है, रियलिटी है वो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मुद्दा, ठीक है। तो आपका इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में इंटेंशन एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। बट किसी भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलने के लिए दो कंडीशन याद रखने हैं। पहला कंडीशन, इट शुड बी अ readily realizable in cash, and then intention is to hold it for less than 12 months। 12 महीने चलेगा क्या? 12 महीने पकड़ा तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेस देन 12 मंथ्स है। ओके, तो दोस्तों इतना डेडलाइन पे कोई नहीं, वहां पे कॉल लेना है आपको। एनीवे पॉइंट इज ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। इज इट राइट? तो लिखेंगे current investments are those investments which are number one readily realizable in cash। एंड को जरा फोकस करो दोस्तों, इसको जरा ऐसा फ्रेम वगैरह कर दो। ओके, एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर और 12 महीने। intended to be held for less than 1 year। ओके दोस्तों, अरे बच्चों बोलो ना, गुड मॉर्निंग। फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगले लाइन पे लिखते हैं मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत ही सुंदर अद्भुत डेफिनेशन है, दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना, ऐसे डेफिनेशन होने चाहिए कि नहीं। दोज आर दोज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखते हैं आर दोज इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा ही दिया है डेफिनेशन एएस में, आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट करंट इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, यानी उल्टा देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट्स रेडिली रियलाइजेबल इन कैश नहीं है वो, एंड जिसको मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहता हूं वो वाले इन्वेस्टमेंट्स। इज इट राइट? फाइन। तो एक आध इन्वेस्टमेंट रेडिली रियलाइजेबल कैश हो सकता है, लेकिन इंटेंशन उसको ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करने का हो सकता है। लगाओ फैन, चलेगा, सेम, उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, तो उसका इंटेंशन उसको ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करने का हो सकता है, तो उसको कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। हो गया ना? चलो जी, आई होप आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के, ये नहीं चाहिए आपको फैन? फैन चाहिए? बंद कर दिया?
बंद क्यों किया? बंद ही था। हाँ, सब चालू करो, स्पीड कम करो बस, उड़ जाओगे। अरे बैठो बैठो, चलो। देखो इतना इन्वॉल्व होना है, समझ में नहीं आना चाहिए कि गर्म हो रहा है, ठंड लग रही है, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं आना चाहिए। सर तुमचा फैन बंद करा हो गया, कर दूंगा। एनीवे आगे बढ़ू क्या? अरे बोलो ना। हाँ जी। अब लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि AS13 ने पहले इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करने के लिए बोला, अब बता रहे हैं हम अकाउंटिंग कैसे करना है। तो किसके बारे में बता रहे हैं? बस करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन होगा। अभी यहां से आगे जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके रिगार्डिंग होगा? अकाउंटिंग फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है ये। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत ही आसान है, करंट इन्वेस्टमेंट में बहुत झमेले हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो। तो राइट डाउन, सबसे पहला ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कौन सा होता है? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज इट राइट? तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस, इसी को बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। अब जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाओ। रिकॉग्निशन मतलब क्या? रिकॉर्ड करना। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब क्या? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना। और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? परचेस के वक्त। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज एएस में इनिशियल रिकॉग्निशन इवेंट बोला है। मैं सिंपल भाषा में क्या लिख रहा हूं? एट द टाइम ऑफ परचेस। एएस कैसे दिखता है सर? एएस एएस में बोला है करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे बोलो। इसका इवेंट क्या है? इनिशियल रिकॉग्निशन। एट द टाइम ऑफ परचेस ट्रीटमेंट क्या है? कॉस्ट। इतना ही बोला है, बाद में समझ में नहीं आता है, मैं सिंपल भाषा में लिख के दे रहा हूं। एट द टाइम ऑफ परचेस यानी इनिशियल रिकॉग्निशन, ओके। इनिशियल रिकॉग्निशन को एंट्री ही लिख के देता हूं मैं। क्या एंट्री होगी जरा बताइए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इज इट राइट? AS13 ये एंट्री नहीं बताएगा, AS13 बताएगा रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट, रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। डिस्कस्ड लेटर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड कॉस्ट में क्या क्या आता है उसकी चर्चा हम आगे वाले पॉइंट में करने वाले हैं, ठीक है ना। अब सर इसमें क्या सीन है, ये क्यों बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? देखो परचेस करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पैसे देने होते हैं। अब शेयर्स भी खरीदते हो तो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो उन टैक्सेस का अकाउंटिंग कैसा किया जाए, ब्रोकरेज का अकाउंटिंग कैसा किया जाए, ये सब हमें कंसिडरेशन में लेना है। तो AS13 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जब आप खरीदते हो तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे एट कॉस्ट, इनिशियली हमेशा, चाहे फिर करंट इन्वेस्टमेंट हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, हमेशा एट कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, ओके। एंड कॉस्ट मतलब क्या? डिटेल चर्चा थोड़े समय के बाद। इज इट क्लियर टू यू? फाइन। नंबर 2, आफ्टर परचेस, after purchase this investment may be sold, this investment may be sold or may be held
or may be held on balance sheet date. अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं डिस्कस कर रहा हूं, सब लोगों का ध्यान है क्या? मान लो मैंने 1 अप्रैल 2023 को यस बैंक के शेयर्स खरीदे, ओके। इनिशियली मेरा इंटेंशन उसको सिर्फ 2 या 3 महीने होल्ड करने का था। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कौन से कैटेगरी में डालोगे? करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे ही करेंगे, चाहे करंट हो या लॉन्ग टर्म हो, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे ही करना है, ओके। हाँ जी। अब बैलेंस शीट डेट आ चुका है, 31 मार्च 24 पे आ चुका हूं मैं। 1 अप्रैल 2023 को खरीदा था, 31 मार्च 24 को आ चुका हूं। अभी तक मैंने यस बैंक के शेयर्स नहीं बेचे हैं, तो बैलेंस शीट डेट पे मैं इन इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहा हूं। 12 महीने खत्म हो चुके हैं। अब बोलो, अब इसकी कैटेगरी कौन सी करेगी? नो। अगेन कंडीशन ठीक से पढ़ लो। इस तारीख को आपको डिसाइड करना है ना कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म है। तो आप लोगों को देखना है कि वेदर इट इज रेडिली रिलाइजेबल इन कैश, यस। नाउ चेक योर इंटेंशन, यहां से आगे कितने पीरियड के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो। अगर 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करना चाहते हो, करंट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि नियर फ्यूचर में अगर आप इसको बेचने वाले हो तो थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बदल के देने वाले हैं हम लोग। यानी ये चीज हमेशा आपको कंफ्यूज करेगी। आपको क्या लगेगा कि मैंने 12 महीने ऑलरेडी होल्ड किया है तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। अभी इमोशंस पे नहीं जाना है। उस दिन जिस दिन आपको वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगराइजेशन करनी है, उस दिन से आगे देखना है हमें। इज इट क्लियर टू यू ऑल? हाँ, तो जरूरी नहीं है मेरा इंटेंशन इसको मैं कल भी बेच सकता हूं, ऐसा है तो इट इज ऑलवेज अ करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन मेरा इंटेंशन ही है कि मैं 10 साल तक इसको बेचूंगा ही नहीं, जो बदल भी सकता है, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म ही कैटेगराइज करूंगा। आर यू गेटिंग इट? तो आगे जाके कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है कि इंटेंशन चेंज हुआ है तो अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो वो भी देखने वाले हम लोग। धीरे धीरे जाते हैं, एट ए टाइम एकदम डिफिकल्टी बढ़ानी नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख के दे रहा हूं, आफ्टर परचेस दिस इन्वेस्टमेंट में बी सोल्ड। आप बेच सकते हो इमीडिएटली, नहीं तो यू मे होल्ड इट ऑन बैलेंस शीट डेट। इज इट राइट? तो अगले लाइन पे लिखना है पॉइंट नंबर ए इसके अंदर, ऑन सेल। अगर सेल किया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डू यू ऑल एग्री विद दिस? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इज इट राइट? ऐसी एंट्री होगी। तो मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट यहां पे, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने। जब खरीदा था तब मैंने 100 रुपए दिए थे मान लो, और जब मैं इसको बेच रहा हूं तो 120 में बेच रहा हूं, तो इस अकाउंट में डिफरेंस कितने का आएगा? क्या ही है? प्रॉफिट है। इज इट राइट? बट ये डिफरेंस कौन से दो फिगर्स में से है? ये कॉस्ट है और ये सेल वैल्यू है। तो लिखेंगे यहां पे अगले लाइन पे ब्रैकेट में, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म, कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू। आई विल कम टू दिस टर्म, डोंट वरी। कैरिंग अमाउंट क्या होता है मैं समझाऊंगा। एंड सेल वैल्यू shall be transferred to profit and loss account। AS 13 में बोला ये, यानी इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो नफा नुकसान होता है वो कहां पे जाना चाहिए? P&L अकाउंट में। और वो नफा नुकसान निकालना कैसे है? 2 नंबर्स आपको कंपेयर करने हैं। कौन से? कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट नहीं बोलना है। क्या बोलना है? कैरिंग अमाउंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। लेट मी एक्सप्लेन, ओके। इन्वेंट्री याद है? इन्वेस्टमेंट का जाने दो, इन्वेंट्री का याद है क्या? हाँ, तो मान लो मैंने गुड्स 100 रुपए में खरीदे हैं, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये इन्वेंट्री मैंने बेचा ही नहीं, मान लो ये इन्वेंट्री मैंने बेचा नहीं, बैलेंस शीट डेट पे ये इन्वेंट्री मेरे पास ही है और इसकी एनआरवी आती है 90 रुपीज।
ओके, तो आप इन्वेंट्री कितने पे लाके छोड़ दोगे? 90 रुपीज पे लाके छोड़ दोगे और आपका 10 रुपए का नुकसान रिकॉर्ड हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? हाँ, तो आप क्या करोगे, परचेस यहां पे आया होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, आई होप आपको समझ में आ रहा है। परचेस यहां पे आया होगा 100 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक आप कितने का दिखाओगे? 90 रुपीज। तो अपने आप 10 रुपए का नुकसान इस प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा, या फिर 10 रुपए का नुकसान दिख जाएगा यहाँ पे, नेट लॉस। बोलो हाँ या ना? बट इन्वेंट्री कितने पे आ गई? 90 रुपीज पे, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिख रहा है? 90 रुपीज पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बताइए, आपके इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है? 100। कॉस्ट हमेशा 100 ही रहेगा। आपकी इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कितनी है? आई होप यू आर एग्रीइंग दिस। समझ में आ रहा है मुद्दा? फर्क क्या है कॉस्ट में एंड कैरिंग अमाउंट में? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस निकालना है तो आपको इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कभी भी कंपेयर नहीं करना है। किसके साथ? सेल वैल्यू के साथ। आपको कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट सेल वैल्यू के साथ। यहां पे मान लो एनआरवी 110 होता तो आप कितने पे दिखाते इन्वेंट्री? 100 पे ही दिखाते। एग्री? तो नफा नुकसान कुछ नहीं दिखाते। तब कैरिंग अमाउंट कितनी है एंड कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट कैन बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, बट नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल ही होनी चाहिए। तो कैरिंग अमाउंट को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना चाहूं तो वो वाला बैलेंस जो उस अकाउंट में दिख रहा है उस इन्वेस्टमेंट का, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का? 100 रुपए। बेचा कितने में? 120 में, तो प्रॉफिट होगा 20। बट मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं? कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू। सर कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट अलग अलग क्यों आता है? उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। ऐसे ही होने वाला है करंट इन्वेस्टमेंट में। हम इन्वेस्टमेंट को घटाने वाले हैं कभी कभार, ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में कैरिंग अमाउंट कैन बी डिफरेंट देन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जिसपे मैंने खरीदा था, मैंने जो पैसे दिए वो अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब मेरे अकाउंट्स में जो रिफ्लेक्ट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट की पर्टिकुलर अमाउंट, उसको कैरिंग अमाउंट बोलना है। डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए देखो। डू यू गेट इट? ब्रेकफास्ट करना जरूरी है दोस्तों। मेरा रिकमेंडेशन है सुबह 8 बजे के पहले ही खा के आओ और डायरेक्टली आपका लंच ब्रेक जब होता है तब लंच करो, हेल्दी भी रहोगे। दीक्षित डाइट। सुबह उठ के खाना खाने ही बैठ जाना है, हेवी ब्रेकफास्ट करके आओ 8 बजे। 8 बजे यहाँ पे पहुंचने से पहले ही ब्रेकफास्ट करके आओ। ओके, ट्राई टू फॉलो दिस शेड्यूल। मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे करना है तो करो, टिफिन लेके आओ। 15 मिनट का ही ब्रेक मिलेगा, 15 मिनट के ऊपर नहीं, एडजस्ट कर लो। डू यू गेट इट? किसी भी केस में आपको लग रहा होगा कि सर अभी पहले दिन है इसलिए ऐसा करते हैं, बाद में ब्रेक देते हैं, दिला ना माझं नाव बदलून टाका। रेयर सिचुएशन में कभी एक आध दूसरा दिन काम वगैरह कुछ लगता है तो 5-10 मिनट लेट हो सकता है, ऐसा नहीं, डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट आई विल ट्राई। कॉस्टिंग वाले बच्चों को पूछ लेना पिछले बैच के, हर वक्त मैं 5 मिनट पहले आया हूं एंड आई एम गोइंग टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी के सिवाय कुछ नहीं होगा, याद रखना। आपकी बैच खत्म करके रहूंगा क्योंकि मुझे पर्सनल टाइम चाहिए, दैट्स इट। मैं आपके भले के लिए तो खत्म करूंगा ही करूंगा, लेकिन मुझे भी इस चीज से निकलना है बाहर। आई वॉन्ट ऑल्सो हॉलीडेज। गोवा, गोवा के आगे भी कुछ है, ठीक है? इस बार दूसरी जगह पे जाता हूं ना यार, बार बार गोवा क्या। आप पढ़ाई करो चुपचाप। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये भी रीजन है, और दूसरा रीजन आपकी बैच खत्म करना, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो याद रखना, मैं किसी भी हालत में ये शेड्यूल चेंज नहीं करूंगा, तो आप लोगों को उसके हिसाब से आपका प्लानिंग करना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? किसी को कुछ कंप्लेंट है तो मत बताओ, एडजस्ट करो। डू यू गेट इट? बिकॉज हर 5 मिनट का हिसाब लगता है बाद में, ठीक है? तो प्लीज, हमें बैच खत्म करना है तो कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप नुकसान मत करना लेट आके, ओके? टाइम पे आना है आपको किसी भी हालत में, भागते हुए। और सुबह भी सुबह सुबह 8 बजे शुरू होगा, मतलब होगा किसी भी हालत में आपको 7:45 को पहुंचना है यहाँ पे। अगर आप जल्दी आने के लिए तैयार हो तो मैं 7:45 को भी आ सकता हूं। तैयार हो गया? नहीं ना, नालायक कहीं के। चलो जी आगे बढ़ता हूं, कभी कभार जरूरत पड़ी तो वो भी बताऊंगा मैं। हाँ, अभी डराना नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे देखो, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, पहले के 15 मिनट आपके जाएंगे। सुबह के बैच का एक ड्रॉबैक बताता हूं मैं आपको, पहले के 15 मिनट लेट आते हैं सब बच्चे,
मैं अगर थोड़ा लेट हो जाऊं रोज, तो आप भी लेट करना शुरू करोगे। मतलब स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है वो फिर 8 बजे, यानी 8:15, नाही तर 8:30, काही जणांचं असं पण असतं। मी नाही करणार, ओके। मी 8 म्हणजे 8लाच सुरू करणार, कोण असू दे नसू दे, कोण नसलं तर एकटा बडबडून जाणार, पण जाणार। डू यू गेट इट? दूसरी चीज, ब्रेक में 15 मिनट के बदले 30 मिनट गया तो आपका नेट दिन का आधा घंटा चला जाता है। ऐसे एक वीक का कितना हुआ देखो, चलो लग जाओ कैलकुलेशन में। 30 × 7 डेज, 6 डेज, 180 मिनट्स गए। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? रोज का कितना मैंने निकाला? 30 मिनट इंटू 6 डेज, 180 मिनट्स मतलब कितने घंटे? मतलब हर वीक में एक दिन गया आपका, हर वीक में एक दिन गया। 4 वीक के 4 दिन, 1 महीने के 4 दिन, 2 महीने के 8 दिन, एंड 3 महीने के, तो वही तो 12 दिन होते हैं जो एक्सटेंड होता है। समझे क्या? हाँ, तो वो बाद में एक्सटेंशन दिखता है सबको। ये पहले पहले 15 मिनट आपकी जो लिबर्टी है वो नहीं देखता कोई। डू यू गेट इट? तो वो नहीं चाहिए हमें, खत्म। आगे बढ़ता हूं। ऑन सेल, आई होप आपको समझ में आ रहा है। वापस आते हैं फिर से, मैं क्या क्या शुरुआत कर चुका हूं जरा समझ लो दोस्तों। हमने शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट के मीनिंग से, फिर AS 13 के अनुसार इन्वेस्टमेंट को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट कब कहना है समझ में ले लिया। अब मैं करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं। करंट इन्वेस्टमेंट जैसे ही मैं खरीदता हूं, पहली एंट्री क्या करूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये एंट्री मैं हमेशा जो अमाउंट मैं पे करता हूं उससे करूंगा। कॉस्ट का डेफिनेशन अभी तक हमने लर्न नहीं किया है, पेंडिंग रखो। फिर बाद में ये इन्वेस्टमेंट मैं मेरे पास रख सकता हूं, नहीं तो बेच भी सकता हूं। बेचा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड कॉस्ट should be adjusted in P&L. Either you call it as a profit or you call it as a loss depending upon the situation. Is it right? If carrying amount से ज्यादा अमाउंट में बेचा तो it is called as profit. If carrying amount से कम अमाउंट में बेचा तो it is called as loss. Is it clear to you? Have you understood the term carrying amount? Because AS 13 में carrying amount, the difference between carrying amount and cost shall be adjusted in P&L अकाउंट, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैरिंग अमाउंट समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एंड कैरिंग अमाउंट मोस्टली कॉस्ट इक्वल ही होता है, बट वो बदल भी सकता है। ठीक है, उसका एग्जांपल मैंने इन्वेंट्री के माध्यम से दे दिया। हाँ, तो पहला सिचुएशन समझ में आया। बेचा तो ये अकाउंटिंग, नहीं तो लिखो इफ हेल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट, इफ हेल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट, इफ हेल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट। तो दोस्तों आपने बेचा ही नहीं इन्वेस्टमेंट, बेचने इंटेंशन था बट अपॉर्चुनिटी नहीं आई। आर यू गेटिंग इट? तो बेचा ही नहीं आपने इन्वेस्टमेंट, अपने बैलेंस शीट डेट पे वो इन्वेस्टमेंट अपने पास ही रखा है। अब ये इन्वेस्टमेंट आपका है कौन सा? करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर है ना? कितने में खरीदा था? 100 रुपए में, मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में खरीदा था। अब इसकी वैल्यू कितनी है अकाउंट्स में? 100 रुपए ही है। तो AS 13 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा सिर्फ और सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट के लिए बताता है, और इस बैलेंस शीट डेट पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इवेंट। यानी इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद आपको इन्वेस्टमेंट दोबारा रिकॉर्ड करनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब ये दोबारा रिकॉर्ड करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है लिखते हैं। एज पर AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? करंट इन्वेस्टमेंट्स को। आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, FAIR, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचेवर इज लोअर।
दोस्तों टर्म्स आर यूज्ड वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सेल जब हुआ तब मैंने कौन सी दो चीजों को कंपेयर किया, कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू। तो वहां पे कैरिंग अमाउंट टर्म वाज इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या बोला है, हर बैलेंस शीट डेट पे हर करंट इन्वेस्टमेंट आपको वैल्यू करना है। कौन से बेसिस पे, इस रूल के बेसिस पे आपको आपकी करंट इन्वेस्टमेंट दिखानी है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट तो सर मैं आगे जाके पढ़ने वाला हूं, फेयर वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू। इन्वेंट्री में क्या टर्म था, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालना था वहां पे बताया था ना, कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक सेल पॉसिबल माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कन्वर्ट योर डब्ल्यूआईपी इनटू फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी के केस में था, जान दो, भूल जाओ, एएस2 पढ़ाने वाला हूं मैं फिर से, ठीक है ना। अब यहां पे टर्म एनआरवी नहीं है, क्या है, फेयर वैल्यू। ये टर्म यूज करने का बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। तो फेयर वैल्यू क्या होता है समझेंगे। मोस्टली फेयर वैल्यू इज नथिंग बट दी मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, यानी अभी मैं यस बैंक के शेयर का फेयर वैल्यू ढूंढना चाहता हूं, क्या करूंगा, एप्लीकेशन ओपन करूंगा, मार्केट प्राइस देखूंगा, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ यस बैंक टुडे। तो आज मान लो बैलेंस शीट डेट है, तो आज बैलेंस शीट डेट पे यस बैंक का शेयर कितने पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, एंड समटाइम्स वो डिफरेंस आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे घर में, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मेरे घर में एक बैट है, बैट, क्रिकेट का बैट, ठीक है, लेदर बॉल पे क्रिकेट खेल सकते हो ऐसा बैट है, ठीक है, कितने में खरीदोगे कितने में खरीदोगे, 1000 रुपए में। किसी ने बोला 1000 रुपए में, क्योंकि बैट का जनरली वैल्यूएशन कितना होता है, 1000 या ज्यादा से ज्यादा 2000। ज्यादा से ज्यादा बैट कितना मिलता होगा, इंटरनेशनल लेवल का बैट अगर खरीदना चाहते हो तो कितने में मिलता होगा, 60,000। अच्छा 60,000 में मिलता है, ठीक है ना। तो 60,000 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बैट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। राइट नाउ इट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट बैट ऑल्सो। अरे नलायक को कुछ एक्सप्रेशन तो दो, या बचपन से ऐसे ही दिखते हो, हाँ बोलो ना, मैं जो बोल रहा हूं वो दिमाग तक पहुंच रहा है। 60,000 रुपए का बैट है मार्केट में, 60,000 में कोई भी दुकान में जाओ 60,000 या फिर 61,000 में बेचा जाता है। तो 60,000 या फिर 61,000 इज मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बैट एज वेल एज इट इज फेयर वैल्यू ऑफ दैट बैट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बट दिस बैट इज परचेस्ड बाय MS धोनी and he has used that bat into that India versus श्रीलंका मैच, फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2011। वो बैट उसने यूज किया था। अब वो बैट वो बेचना चाहता है, MS धोनी ऑक्शन में वो बैट बेचना चाहता है। CSK वाले कितने में खरीदोगे मतलब करोड़ों में जाएगा बैट। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, उस बैट की फेयर वैल्यू कितनी है, करोड़ों में, क्योंकि MS धोनी का टच है वहां पे। आर यू गेटिंग इट और नॉट। वो वर्ल्ड कप फाइनल में यूज किया गया बैट है। अरे समझ में आ रहा है क्या, बैट की वैसे कीमत कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है 60,000, बट फेयर वैल्यू कितनी है, करोड़ों में, फर्क है। तो AS13 बोलता है कि फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करो। अक्सर फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम ही होता है, बट एक्सेप्शनल केस में इट कैन बी डिफरेंट। अब MS धोनी मेरे पहचान वाले हैं, मुझे खाना खाने के लिए बुलाया। मैंने क्या किया, गन लेके MS धोनी के घर पहुंचा मैं, ठीक है। MS धोनी के कनपट्टी पे बंदूक रखी, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, और बोला कि धोनी जी सर प्लीज ये बैट मुझे 100 रुपए में बेचो, नहीं तो मैं यहां से डिस्काउंट कर दूंगा। अब बोलो दोस्तों, 100 रुपए में मैंने बैट खरीदा और घर से आराम से बाहर निकला मैं। तो मार्केट वैल्यू है 60,000, लॉ में नहीं जाने, मार्केट वैल्यू है 60,000, फेयर वैल्यू है करोड़ों, एंड खरीदने की वैल्यू है सेलिंग प्राइस। मतलब मार्केट वैल्यू एक प्रकार से 100 रुपए में हो गया ना, फिर
तो क्या सच में 100 रुपए में रिकॉर्ड करूं? आंसर इज नो। ये अंडर इन्फ्लुएंस किया गया ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू? दैट वैल्यू between knowledgeable buyer, knowledgeable seller, and transaction is happening at arm's length price. arm's length price. अब जरा समझ लो, एक तो पहले फेयर वैल्यू डिसाइड करने के लिए नॉलेजेबल बायर होना चाहिए। जिसको क्रिकेट का सी भी पता नहीं है, उसको वो बैट बेचने जाऊं तो वो बैट क्या करेगा? अरे ये तो लकड़ी का एक कोई बैट है, चलो 50 रुपए में खरीदता हूं। ये जैसे नालायक 150 रुपए में बोलते हैं ना, नॉलेजेबल बायर नहीं है वो। ठीक है, अब ये पेन फॉर एग्जांपल पूछूंगा कितने में खरीदोगे, मैंने यूज किया हुआ है। देखो नॉलेजेबल बायर नहीं है। नॉलेजेबल बायर नहीं है, तो नॉलेजेबल बायर होना चाहिए, नॉलेजेबल सेलर भी होना चाहिए, एंड ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस पे। यानी ये इतना डिस्टेंस, ये क्या है? मतलब पैसे देने हैं, बैट लेना है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आई वॉज टॉकिंग अबाउट गन पॉइंट ट्रांजैक्शन। मैंने अगर मान लो साहिल के कनपट्टी में बंदूक रखी और बोला ये पेन 30,000 में खरीदो, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदेगा वो, सच में जब गन आएगी ना तब खरीदेगा। तो दैट इज नॉट अ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, दैट इज अ गन पॉइंट ट्रांजैक्शन। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मोस्टली फेयर वैल्यू दिया जाता है। देखो दोस्तों, सिंपल है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, कंक्लूजन क्या है? फेयर वैल्यू इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू, बट समटाइम्स मार्केट वैल्यू कैन डिफर फ्रॉम फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कैन बी मोर, फेयर वैल्यू कैन बी लेस। दोस्तों आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। कोविड के समय में वो डिस्पेंसर्स होते हैं, पता है आपको? आपके सैनिटाइजर्स को डिस्पेंस करने के लिए फुसफुस, ठीक है ना? मैंने 200 रुपए में एक खरीदा है। कितने में? 200 रुपए में। आज वो 20 रुपए में मिलता है। डिस्पेंसर बॉटल को लगाना होता है और फिस 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 निकलता है ना उसमें से। अरे समझ में आ रहा है? डिस्पेंसर ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो वो डिस्पेंसर जो है ना, वो डिस्पेंसर, खाली डिस्पेंसर बोल रहा हूं, बॉटल भी नहीं था उसमें। वो मिलता है दुकान में डिस्पेंसर, सिर्फ किसी भी बॉटल को आप फिट कर सकते हो, ठीक है ना? तो वो डिस्पेंसर मैं खरीदने गया था, 100 रुपए में एक बेचा। अरे वो भी शॉर्टेज था, समझ में आ रहा है क्या? वो भी शॉर्टेज था, वो 500 में जाता होगा उस दिन। एनीवे, बताना ये चाहता हूं कि वो डिस्पेंसर की कीमत बाय द वे मार्केट वैल्यू कितनी है? 20, बट उन्होंने बेचा कितने में? 100 रुपए में, ठीक है ना? एट दैट टाइम फेयर वैल्यू 100 रुपए था, लेकिन अब फेयर वैल्यू फिर से 20 पे आया होगा। नहीं तो अगर अभी की डिमांड नहीं है तो वो 10 में भी बेचते होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो फेयर वैल्यू इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो फेयर वैल्यू दे हैव डिफाइंड इट लाइक दिस। एक मिनट, फेयर वैल्यू का डेफिनेशन में यहां पे पढ़ता हूं, जस्ट अ सेकेंड। कहां पे गए? हाँ, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन अ नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। बस इतना ही दिया है एएस में, इससे घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, बट ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं ना, इससे आपको समझना है। तो धोनी के बैट का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बैट? ज्यादा से ज्यादा 60,000 या लाख रुपए पकड़ लो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है उस बैट का मार्केट वैल्यू, बट वो करोड़ों में बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एमएस धोनी ने यूज किया हुआ है। तो दैट इज द थिंग हियर। तो फेयर वैल्यू 1 करोड़ हो सकता है एंड मार्केट वैल्यू 60,000 हो सकता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का ये एएस क्या बोलता है? आपको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल फैक्ट है, जो मैंने पैसा दिया है वो कॉस्ट कंपेयर करना है किसके साथ? फेयर वैल्यू के साथ, एंड विच एवर इज लोअर पे दिखाना है। फेयर वैल्यू कैन बी लोअर ऑल्सो। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है, लेकिन अब सैनिटाइजर्स कौन खरीदेगा? मार्केट वैल्यू मान लो 200 रुपए है, लेकिन सेल बढ़ाने के लिए उसको कम प्राइस में भी खरीदा जा सकता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? कम प्राइस में भी बेचा जा सकता है। तो फेयर वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू, बट इन मेजॉरिटी केसेस फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। आपको बस याद क्या रखना है, आपके क्वेश्चन में मान लो कॉस्ट भी दिया, फेयर वैल्यू भी दिया, मार्केट वैल्यू भी दिया, तो आप कौन सी दो चीजें कंपेयर करोगे? कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे आपकी इन्वेस्टमेंट दिखाओगे। तो दोस्तों ध्यान से सुन लेना,
मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए में खरीदा, तो ऊपर वाले एंट्री के अनुसार इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच 100। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं बैलेंस शीट डेट पे ये इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा हूं, भले ही ये करंट इन्वेस्टमेंट है, मेरा इंटेंशन इसको कभी भी बेचने का है। नियर फ्यूचर में 12 महीने के अंदर मैं इसको बेच सकता हूं, मेरा इंटेंशन इज वेरी क्लियर। जब मौका मिलूंगा मारूंगा चौका, इज इट राइट? तो मैं उस मौके की तलाश में हूं, कभी भी बेच सकता हूं इसको, मैं कभी भी होल्ड नहीं करना चाहता हूं, जैसे ही मौका मिला मैं इसको बेचना चाहता हूं। कौन से कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है? करंट इन्वेस्टमेंट है। इनिशियली रिकॉर्ड कितने पे किया? कॉस्ट पे किया। अब बैलेंस शीट डेट आ चुका है, बैलेंस शीट डेट पे एज पर AS 13 इट इज ड्यूटी to subsequently recognize it, and for recognizing it subsequently, what is the principle given? You record your investment at cost or fair value, whichever is lower. So I need to find out the fair value of this investment. Cost I have, cost कितनी है? 100 rupees है। I am finding out the fair value, but दोस्तों fair value यूं ही नहीं मिलता है। अगर फेयर वैल्यू है तो आपको बताना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, अदरवाइज फेयर वैल्यू के बदले हम लोग क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू ही लेंगे। मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू, बट इन एक्सेप्शनल केसेस इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। आर यू गेटिंग इट? तो मान लो इस इन्वेस्टमेंट का शेयर से मान लो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू 120 है यानी मार्केट वैल्यू कितनी है? 120। तो मैं कितने में दिखाऊं इन्वेस्टमेंट को? तो ये इन्वेस्टमेंट में इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस दिखाऊंगा ना कितना दिखाऊंगा? 100 रुपए में था, 100 रुपए में था, और 100 रुपए में ही रहेगा क्योंकि फेयर वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है, विच एवर इज लोअर। मान लो इसकी फेयर वैल्यू 90 रुपीज है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस में कितने पे दिखाऊंगा? 90। ये क्लोजिंग बैलेंस 90 करते ही इस अकाउंट में 10 रुपए का फर्क आएगा। ये 10 रुपए का फर्क आपको कहां पे भेजना है? P&L, यानी लॉस अभी बुक करना है। कौन सा कंसेप्ट? आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट है, नियर फ्यूचर में बेचने का आपका प्लानिंग है। आज खरीदा था 100 रुपए में और अभी कितने पे चल रहा है? 90 पे, मतलब आपको लॉस ऑलरेडी हो चुका है। आपका इंटेंशन भी इसको 12 महीने के भीतर बेचने का है, मतलब ये लॉस आज नहीं तो कल आपको होगा। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? लॉसेस का प्रोविजन एज सून एज पॉसिबल करना है। इज इट राइट और नॉट? तो लेट्स प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। हुआ है लॉस, फिर भी रिकॉर्ड करो करंट इन्वेस्टमेंट के केस में। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भले ही नीचे आए हैं तो भी कॉस्ट पे ही दिखाने के लिए बोला है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बात करेंगे उसकी बाद में। आर यू गेटिंग इट? लॉन्ग टर्म को क्यों नहीं बोला होगा? क्योंकि आगे 10 साल के बाद सिचुएशन बदल सकता है, तो 10 साल के बाद क्या होने वाला है भगवान भी नहीं जानता है। भगवान जानते होंगे बट हम तो नहीं जानते। इज इट राइट और नॉट? तो दोस्तों 10 साल के बाद का बाद में देखेंगे, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही दिखाओ, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे आई हो तो भी कॉस्ट पे दिखाओ। ऐसा लॉन्ग टर्म में होने वाला है। अभी आप भूल जाओ लॉन्ग टर्म का, अभी हम करंट पे ही बात करते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से वैल्यू पे करना है? कॉस्ट पे। सब लोग मेरे साथ बात करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से वैल्यू पे करना है? कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कौन से वैल्यू पे करना है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। इन एक्सेप्शनल सिचुएशन दे कैन बी डिफरेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये किसके केस में? करंट इन्वेस्टमेंट के केस में। अगर फेयर वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है, टेंशन ही नहीं है, कॉस्ट पे ही दिखाओ। फेयर वैल्यू कॉस्ट से कम है तो फेयर वैल्यू पे दिखाओ। फेयर वैल्यू पे बैलेंस दिखाते ही क्या हो जाएगा? लॉस बुक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये कब करना है? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कब करना है? अगर बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट अपने पास रखते हो तो। अगर बैलेंस शीट डेट के पहले ही इन्वेस्टमेंट बेचा तो टेंशन ही नहीं है, सेल के एंट्री मारो, नफा नुकसान P&L में ही जाना है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है। हो गया, इतना ही करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे मुद्दे अभी है। कॉस्ट में कॉस्ट का मतलब क्या है देखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे देके एक्वायर नहीं किया जाता है, कभी कभार शेयर्स के बदले शेयर्स देके एक्वायर किया जाता है। वो सभी पॉइंट एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मैं साइमल्टेनियसली आपको लिख के भी दे रहा हूँ। आज घर जाके काम क्या करना है? ये जो भी मैंने लिख के दिया है वो पढ़ के आना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफिकल्ट वन। क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझ में आएगा।
बिलीव मी दोस्तों, 11 12 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये एकदम आसान नहीं है। आप इसकी तैयारी पहले दिन से शुरू करो, घर जाके पढ़ना है। और हमें एक चीज पक्की करनी है, क्या? क्लासेस के साथ मैं सारे चैप्टर्स खत्म करूंगा। अगर ये चीज का ख्याल आप रखते हो तो आप एग्जाम रेडी बन जाओगे। देखो लास्ट दिन ऑफ लास्ट लेक्चर के दिन बस एक चैप्टर पेंडिंग रहेगा। ठीक है, एग्जाम रेडी बन जाओगे आप लोग, मतलब इमीडिएटली सर मैं रिवाइज करता हूँ एग्जाम देता हूँ, ऐसा वाला सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, जोश रखो। पिछले बैच का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है हमारे क्लास का। बच्चों का एफर्ट है, नो डाउट। हमारा एफर्ट जीरो ही मान लो आप लोग, ठीक है ना। बट 10 बच्चे पास होना, वो भी इतने कम स्ट्रेंथ में से, एंड इतने अच्छे नंबर से, और वो भी 8 सब्जेक्ट होते हुए, दैट टू उनको सिर्फ 2.5 महीने मिले थे। तो इज लिटरली, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट रिजल्ट। एंड सच में आई गिव ऑल द क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स। बहुत मेहनत की है उन्होंने, लेकिन उनकी मेहनत अगर आप उनसे पूछोगे तो लास्ट दिनों में नहीं हुई है, उन्होंने पहले से किया था। ठीक है, भले ही वो आपको बोलेंगे कि मैंने आखिरी 3 महीने में 2.5 महीने में पढ़ाई की, बट दोस्तों वो घर जाके रोज होमवर्क, क्लास रूटीन रेगुलर करते थे। कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड है, देखो आपको भी मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को बोथ ग्रुप करना है, मैं तो बोलता हूं सभी को करना चाहिए। 6 सब्जेक्ट इन 3 मंथ्स पॉसिबल है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्लासेस इन अ सिस्टमैटिक वे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अर्लियर हम लोग बोलते थे बच्चों को कि तुम मत करो, सच बोल रहा हूं मैं। हम कुछ कुछ बच्चों को सजेशन देते थे कि तुम मत करो दोनों ग्रुप, क्योंकि 8 सब्जेक्ट झेलना। 8 कहने के लिए 8 थे, वो तो 11 12 होते थे। अभी भी आपके 6 कहने के लिए 6 है, बट है कितने? 8 है। बट चलो एसएम छोटा सा है दोस्तों, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग है ना, एफएम अलग है। एफएम भी वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, कर लोगे दोस्तों। सेकेंड ग्रुप बहुत ही आसान हो गया है, पहला ग्रुप ही थोड़ा लंबा है। सेकेंड तो हमारे बैचेस खत्म हुए, उससे तो समझ में आता है ना आपको कि सिलेबस कम हुआ है। 5 दिन पहले खत्म कर चुके हैं हम लोग बैच। ठीक है, ऑफकोर्स क्लासेस भी ज्यादा लिए, बट सिलेबस भी कम हुआ है। मेरे सब्जेक्ट का कुछ नहीं हुआ था, बट बाकी सब्जेक्ट के बैचेस भी खत्म होने का रीजन ही यही है, सिलेबस बहुत कम हुआ है। एंड इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू, यानी इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि एक ही झटके में इंटर क्लियर कर दो। और इंटर क्लियर करने के क्या फायदे हैं आपके? आर्टिकलशिप 6 महीने आपके बच सकते हैं। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग इज, खुद के ऊपर ज्यादा प्रेशर लेने से परफॉर्मेंस ज्यादा आएगा। प्रेशर लेना सीख लो अभी। एंड अगर आप इंटर पहले ग्रुप में, पहले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करते हो, तो फाइनल भी आप दोनों ग्रुप जाओगे। अगर आप इंटर को ही एक ग्रुप जाओगे ना, तो मेंटेलिटी आपकी ऐसी रहेगी फाइनल में भी, कि मैं इंटर में नहीं कर पाया तो फाइनल भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उल्टा हुआ, मान लो इंटर आपने दोनों ग्रुप कैरी करे, तो बस फाइनल में आपको पक्का दोनों ग्रुप दोगे, लिख लो। ठीक है ना। नहीं जपता है तो बाद में कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, अभी एडमिशन लेने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कृपया इस मेरे डिस्कशन को आप गलत तरीके से ना लेना। आपको एडमिशन बाद में ही लेना है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सिर्फ मैं क्यों बता रहा हूं, आज से आप इसकी पढ़ाई शुरू करो। अगर आप ये चीज अगले 3 महीने तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो कि रोज का काम रोज, तो बस आप खुद आओगे सामने से चल के कि सर मैं हूं। हाँ, और इसमें से मैं ये भी लिख के देता हूं कि 50% से ज्यादा बच्चे मैं इतना बताने के बावजूद नहीं करेंगे। ठीक है, उन बच्चों का प्रॉब्लम होता है। 50% करेंगे, जिनको सच में इच्छा है ना वो करता ही है। ठीक है, जिनको कोई ड्रीम्स नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, लाइफ जैसे जल रही है चलने दो, उनको कितना भी बताओ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, उस केस में आप लोग आराम से 3 महीने 3 सब्जेक्ट अगले 5 महीने पढ़ लेना, फिर भी रिजल्ट उल्टा भी आ सकता है। लिख लो मेरी बात को, जितना ज्यादा समय उतनी आपकी बैंड बजने वाली है, इतना समझ लो। जितना कम समय उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा दोगे आप लोग। ठीक है, चलो एनीवे अरे हम बाकी लोगों का क्या बोलो, पिछले बैच का रिजल्ट भी ऑब्जर्व करो। जिन्होंने 2 ग्रुप दिए थे उनके एक एक ग्रुप निकले हैं, जिन्होंने सिर्फ सिंगल ग्रुप का प्रिपरेशन किया था उनका एक भी सब्जेक्ट एग्जाम नहीं हुआ है। तो क्या पढ़ाई की? यही हुआ होगा ना, घर जाके आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, ऐसे करते करते रह गया। ठीक है, फाउंडेशन में भी हमने ज्यादा टाइम इसीलिए नहीं दिया था, याद रख। 3 महीने एग्जैक्ट,
एंड उसके बाद जैसे फाउंडेशन में हमने आपको उलझा के रखा था, सेम स्ट्रेटेजी वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर ग्रुप 1 आफ्टर क्लासेस। ग्रुप 1 के क्लासेस खत्म होते ही आपको मॉक टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा, उसके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो आज से ही तैयारी करो। मेरा बस चले तो मैं बीच में ही 2-3 मॉक टेस्ट लगा दूँ, 2-3 चैप्टर के, नहीं तो पढ़ाई कैसे करोगे आप लोग? पढ़ाई करते नहीं हो। तो आज का घर जाके ये पढ़ के आना है, मैं कल सबकी रिवीजन लूंगा, याद रखना, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आज का होमवर्क क्या कह दिया मैंने, पेज नंबरिंग मुझे चाहिए कंपलसरी। चाहिए मतलब चाहिए, मेरी जिद समझो, कुछ भी समझो इसको, मुझे आपके बुक में सबके पेज नंबरिंग चाहिए ठीक से। हम इंडेक्स बनाने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। रिवीजन का प्लानिंग डे 1 से होगा। अभी मैंने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाया नहीं है अभी तक, बट इस बार मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद उस एग्जाम्पल में कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसकी एक्सेल शीट आपके साथ बैठ के बनाने वाला हूं यहाँ पे, और बाद में वो एक्सेल शीट की कॉपी मैं आपके साथ प्रिंट आउट शेयर करूंगा, ठीक है। यानी हर क्वेश्चन में कौन सा अलग पॉइंट है ढूंढ के निकालेंगे, अभी से रिवीजन का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। याद रखना ये करना है हमें इस बैच में, तो वो समय मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं। आप कुछ करते नहीं हो नालायक, मुझे पता है, मैंने बोला है हर बैच में कि ये करो, क्या हर क्वेश्चन में कौन सी अलग बात है लिख के निकालो साइड में, कोई नहीं लिखता है मुझे पता है। मैं इस बार खुद एक्सेल शीट में टाइप ही करता हूं यहाँ पे आपके साथ बैठ, आप ही बताना कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है, चर्चा करके लिख लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी प्रैक्टिकल चैप्टर बहुत कम है, तो वो अच्छे से करेंगे। हर क्वेश्चन का रिवीजन प्लान वहीं पे बन जाएगा, ठीक है। आपको कौन से रिवाइज करने एग्जाम के पहले, कौन से रिवाइज नहीं करने, वो अभी बता दूंगा आपको। डू यू गेट इट? जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे धीरे धीरे हो जाएगा। चलो जी, एनीवे तो आई होप आप लोगों को करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग पूरा समझ में आ चुका है, यहां तक हमें करना है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, फिर से रिपीट करता हूं, कहां से शुरुआत की थी आज हमने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट AS13 में सबसे पहले क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा। अभी डेफिनेशन का कोई उपयोग हो रहा है क्या? नहीं। तो कभी कभार आपको समझना भी है कि कौन सी चीज को कितनी टाइम देनी है, कितनी उसको इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, डेफिनेशन था, पढ़ा, ध्यान में रखे कुछ मुद्दे, आगे बढ़ा, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद AS13 किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है, उसका कोई संबंध है क्या अकाउंटिंग के साथ? नहीं। बस इन चीजों को AS13 नहीं एक्सप्लेन करता है, इतना बताया उन्होंने उनका काम किया, आप ध्यान में रखो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। आगे बढ़ता हूं। अकाउंटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स 2 कैटेगरी में बांटने हैं, ऐसा AS13 बोलता है, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कौन से, जो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है एंड जो इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ चुका है। नॉन करंट का यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन एकदम आसान है, जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर चुके हैं। खरीदने के वक्त हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, एंट्री भी आपको बता दी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट आप एक तो बेच सकते हो, बेचा तो टेंशन ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बचा हुआ प्रॉफिट लॉस P&L, इज इट राइट। बट अगर वो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट आप बैलेंस शीट डेट पे होल्ड करते हो, तो ये बात आपको पता नहीं थी आज तक, कभी आपने ऐसे सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज किया है क्या इन्वेस्टमेंट को? कभी भी नहीं किया है आपने। बैलेंस शीट डेट पे जो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू है, उसी वैल्यू पे आपने इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखाया है। मतलब आज तक आप क्या मानते आए हो, करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपके है तो आप क्या मानते आए हो? एक तो आपने माना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए आपने हमेशा उसको कॉस्ट पे दिखाना पसंद किया। नहीं तो आपने माना होगा करंट है लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब आपने इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बट अगले फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में नीचे नोट आएगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10,000 रुपीज, एंड ट्रायल बैलेंस में दिखेगा 20,000 रुपए दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, नुकसान P&L में दिखाना पड़ेगा। आगे से कोई बताएगा नहीं, क्योंकि AS13 इज डन नाउ। समझ में आ रहा है क्या? पूरा नहीं खत्म हुआ है, जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूं। यानी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाइनल अकाउंट्स में भी, इसका इंप्लीकेशन है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। देखते हैं, टेंशन नहीं है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, टाइम हो गया। एनीवे विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। तो यहां से आगे कुछ मत लिखना, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें लिख के देनी है, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है, पेज नंबरिंग कंपलसरी, एंड दूसरा मुझे पता है फालतू होमवर्क है, बट करके आओ प्लीज, बाद में पता चलेगा आपको। एंड दूसरा ये पढ़ के आना है, ठीक है।
चलो, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा इधर उधर की बातों में समय चला गया। कल से प्योरली, सुनो ना, हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो ना। कल से प्योरली मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहूंगा, क्योंकि मुझे सिलेबस खत्म करना है, सेकेंड ग्रुप शुरू करना है। डू गेट इट? ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जरा आप लोगों को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 15 मिनट से ज्यादा ब्रेक एक्सपेक्ट मत करना। 15 मिनट में होता है, पिछले वाले बैच के बच्चों ने एडजस्ट किया है, तो आपको भी करना पड़ेगा। आप उसके लिए क्या करके आ सकते हो देख लो। मेरा रिकमेंडेशन यही है, एक तो टिफिन लेके आओ अगर 15 मिनट में ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, नहीं तो बेस्ट वे कुछ खा के आओ, ओके, घर से ही। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो विद द सेम एनर्जी। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, सी यू।